जी, सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग मेंस लेवल के क्लोज टेस्ट जो हैं उनको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, उसकी अप्रोच देखेंगे और काफ़ी अच्छे लेवल के क्लोज टेस्ट है इसके अंदर। इससे पहले मैंने पैराजम्बल्स की जो वीडियो है मेंस लेवल की वो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो 3 सेट्स हैं, आप उनको अच्छे से देख लीजिए। और प्रीलिम्स लेवल के भी पीछे पैराजम्बल्स पड़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैंने भिजवा रखी है उनकी, आप चाहें तो पहले खुद सॉल्व कर सकते हैं फिर वीडियोस देखें। तो वो आपको जैसा अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। तो आज मेंस लेवल के क्लोज टेस्ट है। देखो नाम इसका मेंस है, मैं सच बताऊं तो, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस देखेंगे जो सीजीएल मेंस में आए थे वो काफ़ी इजी हैं। काफ़ी इजी मतलब अब मैं टीचर हूं तो टीचर के पर्सपेक्टिव से मुझे वो इजी लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी वो इजी हैं अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, बेसिक रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी है या फिर बेसिक ग्रामर आपकी अच्छी है। क्योंकि क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए वोकैब की भी ज़रूरत पड़ती है, रीडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी बेसिक ग्रामर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो तीनों एस्पेक्ट्स आपके लैंग्वेज के अच्छे होने चाहिए और अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो फिर आपको सारी चीज़ें ईजी ही लगेंगी, मुश्किल नहीं लगेंगी। तो वो मेरे पर्सपेक्टिव से ईजी नहीं है, बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी ईजी है। बट आज की क्लास के अंदर मैंने जो एग्जामिनेशन में आया हुआ लेवल है उससे लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है। बढ़ाया इसलिए ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि अगर आपको याद हो कि मेंस में बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पैराजम्बल्स भी अच्छे लेवल के आ जाएंगे, बट इस बार आए, है ना। जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो उनकी एक्सपेक्टेशन से परे चलेगी वो चीज़। तो ऐसे ही हमें जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर करने हैं, चाहे वो आरसी हो, क्लोज हो, पैराजम्बल्स हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, तो हम कोशिश यही करेंगे जितना एग्जामिनेशन का लेवल है उससे एक लेवल ऊपर ही चलें। बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं, क्योंकि फिर इररेलेवेंसी हो जाएगी, लेवल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बट जितना है उससे थोड़ा सा ऊपर, ताकि इंप्रूवमेंट का स्कोप हमारे लिए बना रहे। बाकी आप देखिए कि कितनी तैयारी आपकी बढ़िया है और नहीं है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू इम्प्रूव क्लोज टेस्ट, सीधी बात, नो बकवास। मतलब वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये 3 ट्रिक याद कर लीजिए, क्लोज टेस्ट अपने आप भागता भागता बन जाएगा, है ना, आपके गले लग जाएगा क्लोज टेस्ट। ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं है। डिटेल्ड एनालिसिस किया क्लोज टेस्ट का, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे ये वीडियो, मेरा नाम लिख दीजिएगा, आ जाएगी ये वीडियो, ठीक है। तो ये देखी होनी चाहिए वीडियो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए काम की रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लोज टेस्ट नंबर 1। तो क्या काम करना है आपने, सबसे पहले आपको एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा पढ़ना है क्लोज टेस्ट को, बिना आंसर को फिल किए। एक बेसिक आइडिया लेना है, एक जिस्ट लेना है, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए कि टॉपिक क्या है। क्योंकि जब आप आंसर लगाएं तो आपको फिर लॉजिकल कनेक्शन अच्छे से आप बना पाएं। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आपको फिर 1 बाय 1 आंसर लगाने हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 1 बाय 1 आपको पहले सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को साथ साथ पॉज करके 5 क्वेश्चन बना लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो सिखाता हूँ। क्लियर है भाई? चलिए इसको छोड़ दो, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो पॉज करके। चलो अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा, वीडियो को पॉज करते रहो साथ साथ। तीसरा, चलिए आई होप आपने साथ साथ वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया है। पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इसकी चाहिए तो पीडीएफ भी मैं भिजवा दूंगा टेलीग्राम चैनल। चलिए डिटेल एनालिसिस देखते हैं कितना आपने सही किया और कितना गलत किया है इसके अंदर। अगर और कोई वोकैबुलरी भी है, कोई टर्म भी ऐसा है जो आपको नहीं आता, मैं वो भी सिखाने की कोशिश करूंगा। डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब होता है कि जो आंसर आप लोग जानेंगे कि ये आंसर है, या इनमें से जो भी आंसर होगा वो तो जानेंगे ही, बट जो नहीं होगा वो क्यों नहीं है उसका लॉजिक भी जानेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। और बीच में कोई वोकैब मुश्किल आएगी उसे भी सीखेंगे। एट द सेम टाइम आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप एक तरीके से एक टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, तो नए नए टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो रीडिंग में आपकी डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगी। बोलो हाँ, चले चलो जी। तो क्लाइमेट चेंज और जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स हैं, क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है और जो क्लाइमेट के द्वारा डिजास्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि सुनामी आ रही है और ये हीट वेव्स आप लोग देखते हैं, तो ये क्लाइमेट से आने वाले डिजास्टर्स हैं। Are increasingly dash development in Asia and the Pacific, often undermining hard-won development gains। तो जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स हैं वो इंक्रीजिंगली डेवलपमेंट को ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हमको बताना है। कहाँ पे? एशिया के अंदर, और कहाँ पे? पैसिफिक एरिया में। इससे हो क्या रहा है, जो हार्ड वॉन डेवलपमेंट गेन्स हैं, मतलब जो हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से जो डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट गेन की है, उसको अंडरमाइन कर रहा है ये क्या? क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट से होने वाले डिजास्टर्स। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को वीक करना। तो कहने का मतलब है हमने जो इतनी मेहनत की है, इतनी डेवलपमेंट की है, उसे एक तरीके से खारिज कर रहा है।
एक तरीके से हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो रही है इन सब की वजह से। अब आप बात एक बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आर है इज़म आर है, अपने बाद आईएनजी वाली फॉर्म लेगा। कॉमन सेंस है, ये तो बड़ा बेसिक सा पॉइंट आप लोग जानते हैं। तो आईएनजी वाली फॉर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये नहीं है तो ये नहीं है, ये दोनों गलत हो गए। एनोइंग और थ्रेटनिंग, तो डेवलपमेंट को आप कभी एनोय नहीं कर सकते। एनोय किसी पर्सन को किया जाता है, ह्यूमन बींग को किया जाता है, या फिर लिविंग बींग किसी एनिमल को भी आप एनोय कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट को नहीं कर सकते। डेवलपमेंट थ्रेटन होती है कि जो इतनी हमने मेहनत की है अब उसे नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, एक तरीके से खतरा मंडरा रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, थ्रेटनिंग। बट आप यहाँ पे पूछ सकते हैं सर परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है और पेस्टिलेंट का क्या मतलब होता है। परटर्ब्ड का मतलब होता है जो कि एनोए से ही रिलेटेड है, डिस्टर्ब्ड होना, और पेस्टिलेंट जो होता है आपका डेडली होता है। यहाँ पे वोकैब्युलरी है, आपको शीट मिल जाएगी। तो परटर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड को बोलते हैं मेक समवन एंशियस और अनसेटल्ड, मतलब किसी को परेशान कर देना, किसी को आप एक तरीके से फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, वो परटर्ब्ड है। और पेस्टिलेंट मैंने बताया डेडली, कोई चीज़ लीथल है ना, कोई चीज़ घातक है, डिस्ट्रक्टिव टू लाइफ है, तो वो आपकी पेस्टिलेंट है। तो वैसे भी ये एडजेक्टिव था और ईडी वाली फॉर्म हमको चाहिए ही नहीं थी, है ना, आईएनजी चाहिए थी। यहाँ पे थ्रेटनिंग आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद, अच्छा आपने एक चीज नोट की कि मैंने जब यहाँ से सेंटेंस पढ़ना शुरू किया तो मैं यहाँ ब्लैंक पे आके रुक नहीं गया। कुछ बच्चे जनरली यही करते हैं, सेंटेंस पढ़ेंगे जहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा बस सीधा जचा जचा के देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा मत करिए भाई, आप पूरा पढ़िए सेंटेंस जहाँ पे खत्म हो रहा है, ताकि आप सेंस तो बनाइए कि वो बात क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद वो बोल रहे हैं दे हैव बीन डैश द अंडरलाइंग ड्राइवर्स ऑफ पॉवर्टी। अंडरलाइंग ड्राइवर्स ऑफ पॉवर्टी का मतलब जिन कारणों से पॉवर्टी होती है। तो ये जो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हैं वो पॉवर्टी के ड्राइवर्स को ये कर रहे हैं, और सोसाइटल इनइक्वालिटीज को भी ये कर रहे हैं। कैसे? डिसप्रपोर्शनेटली बर्डन करके पुअर को और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को। मार्जिनलाइज मतलब निचले तबके के जो लोग होते हैं, दोबारा समझेंगे। जो ये क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स है या क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स हैं, वो पॉवर्टी जो करते हैं फैक्टर्स, मतलब जो ड्राइवर्स जिन ड्राइवर्स या जिन फैक्टर्स की वजह से पॉवर्टी होती है उनको ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? एग्रेवेट कर रहे हैं, एक्सेसरबेट कर रहे हैं, ऑगमेंट या एम्पलीफाई। तो पहले मीनिंग जानेंगे। एग्रेवेट और एक्सेसरबेट दोनों का मीनिंग सेम होता है, किसी चीज को बद से बदतर कर देना, वर्सन कर देना, ठीक है भाई। ऑगमेंट और एम्पलीफाई दोनों का मीनिंग सेम होता है, किसी चीज को बढ़ा देना। तो अब आप यहां पे ध्यान से समझेंगे। दे हैव बीन, फिर से वही वाली बात, बीन के बाद आपको आईएनजी फॉर्म चाहिए। दे हैव बीन डूइंग समथिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चाहिए, क्योंकि डिजास्टर्स ही कुछ कर रहे हैं, एक्टिव में चाहिए। तो यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है, ये तो गलत हो गया। इधर है, पहले वाला रॉन्ग हो गया आपका। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑगमेंटिंग और एम्पलीफाई दोनों का मतलब सेम है, किसी चीज को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। अगर दोनों का मीनिंग सेम है तो मैं ये क्यों नहीं चूज कर रहा हूं और ये क्यों कर रहा हूं, या ये क्यों चूज कर रहा हूं ये क्यों नहीं कर रहा हूं? तो दोनों में से कोई भी चूज नहीं कर सकते, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। आपके पास कोई लॉजिक नहीं है किसी भी एक को एलिमिनेट करने का। तो बचा क्या? एक्सेसरबेट कर रहे हैं। और ऊपर भी नेगेटिव बात हो रही थी ना, हमने यहाँ पे देखा था ना, अभी डेवलपमेंट को क्या किया जा रहा था, यहाँ पे आपने देखा थ्रेटन किया जा रहा था, खतरा है, नेगेटिव बात चल रही है। अगर आप देख रहे हैं अंडरमाइन करने की बात हो रही है। तो डिजास्टर जो है पॉवर्टी के ड्राइवर्स को क्या कर रहे हैं? बद से बदतर बना रहे हैं। समझे कि नहीं? मतलब एक तो पॉवर्टी जिन कारणों की वजह से होती है वो कारण और मजबूत हो रहे हैं, मतलब और ज्यादा गरीबी बढ़ रही है, और ज्यादा सोशल इनक्वालिटीज बढ़ रही है, क्योंकि पहले तो प्रॉब्लम्स थी, अब क्लाइमेट की वजह से प्रॉब्लम्स डबल हो गई हैं। आई होप पॉइंट समझ में आ गया। इसमें आईएनजी नहीं था इसलिए हमने हटा दिया। तो एक्सेसरबेट का मतलब बद से बदतर बनाना। तो वो अंडरलाइन ड्राइवर्स जो है पॉवर्टी के, उसे एक्सेसरबेट कर रहे हैं और सोसाइटल इनइक्वालिटीज को भी बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? गरीबों पे और बर्डन आ रहा है, इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से बद से बदतर कर रहे हैं। और किसके ऊपर बर्डन आ रहा है? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के ऊपर, इंक्लूडिंग कौन कौन? विमेन के ऊपर और चिल्ड्रन के ऊपर। बहुत ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप विमेन और चिल्ड्रन को बोला गया। वैसे तो मार्जिनलाइज्ड टर्म निचले तबके के लिए यूज करते हैं, बट विमेन भी समाज में कहीं ना कहीं वंचित रहती है और बच्चे भी वंचित रहते हैं। पेट्रियार्की रूल्स, यू नो दैट, है ना। तो उसके चलते इनको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बोला गया है। वैसे अदरवाइज जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं या जो ट्राइबल एरिया वाले लोग होते हैं उनको मार्जिनलाइज्ड बोला जाता है। एल्डरली लोगों पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, ऐसे लोगों पे इम्पैक्ट आ रहा है जिनको डिसेबिलिटीज है, माइग्रेंट्स पे, मतलब वही समाज के वो वाला तबका जो किसी ना किसी चीज से जूझ रहा है, उनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो तो बच ही जाएगा भाई, वो तो समाज में अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि अब समाज में आपको पता है कैपिटलिज्म चल रहा है, पूंजीवाद चल रहा है, जिसके पास पैसा है वो राजा है। ये सुन लो।
और ऐसी पॉपुलेशंस पे बर्डन आ रहा है और यंग पीपल पे आ रहा है जो कि वल्नरेबल सिचुएशन में है, मतलब रिस्क की सिचुएशन में है। तो कैसी पॉपुलेशन, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंडिजिनस पॉपुलेशन, अबॉलिशिंग इंपोर्टेड एंडेमिक। तो पहली बात तो इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल, नेटिव, ठीक है। अबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, पुट एन एंड टू समथिंग, जैसे रूल को, लॉ को किसी को खत्म कर दिया। इंपोर्ट आपको पता है, एंडेमिक का मतलब ऐसी कोई बीमारी जो किसी पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती है, तो ये डिसीज यहाँ पे एंडेमिक है। आपने एंडेमिक को बहुत बार एपिडेमिक और पैंडेमिक के साथ भी सुना होगा, ये यूज होता है। अभी मैं बता दूंगा क्या है, पहले यहाँ बताएंगे कौन सा टर्म आना चाहिए, कौन सी पॉपुलेशन को यहाँ पे बर्डन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, अबॉलिशिंग पॉपुलेशन कोई टर्म नहीं होता है कि खत्म हो रही पॉपुलेशन पे बर्डन आ रहा है, ये तो कोई सेंस नहीं बना ना भाई। इंपोर्टेड पॉपुलेशन कोई टर्म नहीं होता, क्योंकि इंपोर्टेड तो आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पॉपुलेशन थोड़ी इंपोर्टेड होती है। और एंडेमिक पॉपुलेशन भी कोई टर्म नहीं है, क्योंकि एंडेमिक बेसिकली डिसीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म गलत हो गया। इंडिजिनस पॉपुलेशन मतलब लोकल लोगों को, जो नेटिव है वहां के, जो स्थायी हैं वहां के लोगों के ऊपर बर्डन आ रहा है, ऐसे लोग जो ऑलरेडी वल्नरेबल सिचुएशन में है ना, उन लोकल लोगों के ऊपर बर्डन आ रहा है। अब यहाँ पे आपको दो टर्म और सीखने हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंडिजिनस से कंफ्यूज कर लेते हैं, बट ये दो अलग अलग टर्म्स हैं बेटा। एक होता है इंजीनियस और एक होता है इनजेन्युअस। मैंने पहले भी, मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको समझाया हुआ है, बट सीख लेंगे। इंडिजिनस का मतलब तो इनहैबिटिंग और एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनियस, मतलब जो वहां के ओरिजिनल लोग हैं, ठीक है, लोकल लोग हैं। इंडिजिनस तो वो हो गए, इंडी है वहां के। इंजीनियस, जीनियस आप याद रख लेंगे, जीनियस का मतलब क्लेवर, ओरिजिनल, इन्वेंटिव, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं इंजीनियस। इनजेन्युअस आप याद रखेंगे जेन्युइन से, जेन्युइन मतलब एक ऐसा इंसान जिसके मन में छल कपट नहीं है, तो इनोसेंट इंसान है, अनसस्पेक्टिंग है, जिसपे आप शक नहीं कर सकते, तो इनजेन्युअस है। तो ये तीनों शब्द आपको कंफ्यूज करते हैं, ये होमोनिम्स की कैटेगरी में आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। एंडेमिक मैंने समझा दिया, स्पेशली डिसीज के लिए यूज करते हैं। ये ऐसी कंडीशन है जो कि रेगुलरली पाई जाती है, बड़ी कॉमन होती है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में। अब ये तीन टर्म आप एक बार सीख लेंगे, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। वैसे तो मैंने कई बार सिखाया है आपको, बट कोई बात नहीं। डिसीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कोई डिसीज किसी कम एरिया के अंदर है, छोटे एरिया के अंदर है, लिमिटेड एरिया में है, तो हम बोलते हैं डिसीज एंडेमिक है, यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ फैला हुआ है, किसी पर्टिकुलर रीजन में फैला हुआ है। एपिडेमिक थोड़े बड़े एरिया में फैला हुआ है, मतलब आप ये कह लो ये रीजनल बेसिस पे या रीजन में, छोटे छोटे रीजन्स में, ये थोड़ा आप कह लो देश के लेवल पे, ठीक है, पूरे देश में, मतलब नॉर्थ में भी फैला हुआ है, साउथ में भी फैला हुआ है, और आपका ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, हर जगह फैला हुआ है, कोई बीमारी फैली हुई है, तो एपिडेमिक है। पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैली हुई है। पैन जो वर्ड होता है, पैन का मतलब होता है ओल, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा पैन कार्ड, पैन कार्ड हर जगह यूज होता है वो कार्ड। पैंथीस्ट एक वर्ड होता है, पैंथीस्ट का क्या मतलब, ऐसा इंसान जो ये कहता है कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, पैंथीस्ट। पैन मतलब ओल और थीस्ट मतलब गॉड, ठीक है, कि तुझ में, मुझ में, सब में रब दिखता है। तो एंडेमिक छोटे रीजन में कोई बीमारी अगर आपको दिखाई दे रही है, एपिडेमिक थोड़े और बड़े लेवल पे, और पैंडेमिक उससे बड़े लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे, जैसे कोविड-19 को अभी पैंडेमिक बोला गया, ठीक है जी। चले आगे, कोई दिक्कत? चलो जी। उसके बाद बोल रहा है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो मतलब मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है ना, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड की हाफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए। वर्ल्ड की हाफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन से आती है, कुछ ऐसा बोलना है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन मीथेन को बेसिकली बोलते हैं, जो एनवायरमेंट में जाके ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है भाई। तो ग्रीन हाउस गैस जो है हाफ वर्ल्ड की, वो एशिया पैसिफिक रीजन से आती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एशिया पैसिफिक रीजन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे वर्ब चाहिए होगी, जो कि सिंगुलर वर्ब चाहिए होगी, बोलो हाँ। अगर मैं ध्यान से देखूं कि जो हमारा क्लोज टेस्ट है वो प्रेजेंट में चल रहा है, आर इंक्रीजिंगली, हैव बीन, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो, है ना, इट इज प्रेजेंट में चल रहा है, तो पास्ट वाला तो आप यूज कर ही नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। रेकन्स का मतलब होता है कंसिडर करना, तो रेकन फॉर यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है वो कंसिडर कर रहा है आधी से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, ऐसा नहीं बोल सकते। हमने ये बोलना है कि एशिया पैसिफिक जो रीजन है वही मेन कारण है, वहां से
आधी से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आती हैं वर्ल्ड की, तो रिस्पॉन्सिबल ठहराना है उसे। तो रेकन्स का मतलब होता है किसी चीज को कंसिडर करना, तो यहां पे ये नहीं आ सकता है, कुछ कंसिडर करने की बात नहीं हो रही कि रीजन गैस को कंसिडर नहीं कर रहा है, कंसिडर किसी चीज को किया जाता है। अकाउंटेबल तो आपका एडजेक्टिव होता है, अकाउंटेबल किसी चीज के लिए अकाउंटेबल ठहराना, तो यहां तो हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो यही बचा। और अकाउंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ डेटा दर्शाना हो। मैं समझा देता हूं अकाउंट फॉर क्या होता है, पहले उसे सीखेंगे। अकाउंट फॉर के 3 मीनिंग होते हैं। ये मैंने फ्रेजल वर्ब की शीट दी हुई है आपको टेलीग्राम चैनल पे, आपने नहीं ज्वाइन किया तो पहले ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पहला ही वर्ड आपका अकाउंट फॉर है। इसका पहला मतलब होता है किसी चीज का कारण बताना या एक्सप्लेनेशन देना। जैसे हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस, कि आपको कामयाबी कैसे मिली, आप श्रेय किसको देते हो, या क्या आप बताना चाहोगे किस तरीके से आपको कामयाबी मिली। तो अकाउंट फॉर का पहला मतलब आपका हो गया रीजन देना। दूसरा है टू बी द कोज ऑफ समथिंग, कारण होना। दीज न्यू फीचर्स अकाउंट फॉर द कंप्यूटर्स हाई प्राइस, कि कंप्यूटर का प्राइस बढ़ चुका है, तो लोगों ने पूछा क्यों बढ़ा है, ये नए फीचर्स आए ना इस वजह से बढ़ा है। तो ये जो नए फीचर्स हैं ये कारण है कंप्यूटर के हाई प्राइस का। तीसरा जो मीनिंग है वो हमारे कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, टू मेकअप और फॉर्म या पार्ट ऑफ समथिंग, हिस्सा बनाना होगा ये, है ना। हिस्सा, यह हिस्सा क्या लिखा हुआ है, ठीक है, हिस्सा बनाना या हिस्सा बनना। विमेन अकाउंट फॉर ओनली 25% ऑफ आवर एम्प्लॉइज, विमेन जो है कितनी है, ओनली 25% है हमारे एम्प्लॉइज की। मतलब अगर 100% आपके एम्प्लॉइज हैं तो उसमें से 25% जो हिस्सा है वो किसका है, विमेन का है। तो अकाउंट फॉर का मतलब टू मेकअप और फॉर्म समथिंग, अ पार्ट ऑफ समथिंग। अगर आप देखेंगे यहां पे भी यही बोला जा रहा है कि वैसे तो पूरी दुनिया से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो हिस्सा कहां से आता है, अकाउंट फॉर कहां से, एशिया पैसिफिक रीजन से। तो एशिया पैसिफिक रीजन अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है। यहां कारण का भी सेंस आ रहा है, अगर आप ध्यान देखेंगे कि इस वजह से, इस कारण से, इस जगह से, है ना, सारे सेंस मिल रहे हैं अगर आप यहाँ अकाउंट फॉर का सेंस लगा रहे हैं तो। अच्छा, दूसरी चीज रेकन समझ में आ गया ना, कंसिडर करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो ये तो पास्ट में हो गया आपका, और ये एडजेक्टिव हो गया, तो अकाउंट फॉर आपकी फ्रेजल वर्ब थी। लास्ट क्वेश्चन बताओ भाई क्या किया आपने। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली डेवलपिंग डैश ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये रिलेटिवली इजी था, इसके बाद फिर लेवल बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर उससे आगे थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है मेंस लेवल ही है। अब आप देख रहे हो कितना इजी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट, अच्छा आपको एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट ध्यान होगा, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल आता है। तो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली डेवलपिंग क्या है इस दुनिया का, तो ऑफ कोर्स रीजन्स है। वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है। एरिया आ नहीं सकता, सिंगुलर है। टेरिटरी आ नहीं सकता, सिंगुलर है। टेरिटोरियल तो वैसे भी एडजेक्टिव होता है जो कि टेरिटरी से रिलेटेड है। टेरिटरी का मतलब भी कोई जगह, एरिया या ट्रैक्ट को बोलते हैं। तो रीजन्स यहाँ पे आना चाहिए, ये सबसे आसान था। फिर बता रहा है विद अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है ग्लोबल पॉपुलेशन का यहाँ पे है, और रीजन जो है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लो लाइंग सिटीज हैं और वल्नरेबल स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया, फिफ्थ वाला भी। तो पहला क्लोज टेस्ट आपका यहाँ पे ओवर होता है। चलिए दूसरे क्लोज टेस्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेम आपने यही काम करना है, वीडियो को पहले पॉज करना है, पहले आप यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे, एक बेसिक आइडिया लेंगे टॉपिक क्या है, फिर 1 बाय 1 आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो उसके बाद आप 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन, मैं बोल नहीं रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप करिए भाई। चलिए जी, आई होप सॉल्व कर लिया होगा। चलो चेक करते हैं कितने सही किए कितने गलत किए, साथ साथ मैच करेंगे। पूरा पढ़ा तो आपको पता लगा वैली के बारे में बात हो रही है, और वैली से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात हो रही है। यस और नो? शुरुआत करते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं वैली की वो सीमिंगली एंडलेस लगती हैं। एंडलेस का मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बट मोस्ट ऑफ इट्स रेसिडेंट्स शो कंसर्न ओनली बिकॉज दे हैव बिगिन टू अफेक्ट टूरिज्म। अधिकतर वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उस वैली के, वो तभी कंसर्न शो कर रहे हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं अब उसने ना अफेक्ट करना शुरू कर दिया है टूरिज्म को, और ऐसे अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। कैसे अफेक्ट करना शुरू कर दिया है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अफेक्ट, तो टूरिज्म को ऐसे अफेक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक्सपेंसिव, एक्सपैंड करने से रिलेटेड है। एक्सपैंड वर्ब होती है एक्सपेंसिव,
आपका एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ तो ये तो चाहिए ही नहीं, ly वाला मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब होता है। तो ये एडवर्ब है, ये है और ये है। स्टेल्थली का मतलब होता है चोरी चोरी चुपके चुपके। अरे भाई प्रॉब्लम तो सबके सामने ही है ना, तभी तो चिंता जता रहे हैं। तो चोरी चोरी चुपके चुपके कैसे अफेक्ट करना शुरू कर दिया है, प्रभाव डालना शुरू कर दिया है, तो ये तो नहीं होगा। अवर्स और एडवर्स में क्या डिफरेंस है, देखो इनमें ly लगाया तो ये एडवर्ब बने हुए हैं, वैसे ये अवर्स और एडवर्स एडजेक्टिव होते हैं। अवर्स का मतलब होता है इफ यू आर अवर्स टू समबडी, मतलब यू डिसलाइक समबडी, आप उसको पसंद नहीं करते हैं, हेट करते हैं। और एडवर्स इंपैक्ट एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है नेगेटिव इंपैक्ट, दुष्प्रभाव, बुरे प्रभाव को हम लोग एडवर्स बोलते हैं। तो कैसा प्रभाव डालना शुरू कर दिया, बुरे प्रभाव डालना शुरू कर दिया है, ना कि डिसलाइक करने वाले, नापसंद करने वाले प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। तो इसलिए फोर्थ आपका आंसर होगा। ये आपके सामने मीनिंग लिखे हुए हैं। हम कहते हैं ना कि एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहा है ये चीज मेरी हेल्थ के ऊपर, सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज करने से मेरी मेंटल हेल्थ जो है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट आ रहे हैं, बोलते हैं ना ऐसा, अवर्स नहीं एडवर्स, ठीक है। ये तो हेट करने से रिलेटेड था अवर्स तो। अच्छा वैसे अफेक्ट और इफेक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो अफेक्ट होती है वो आपकी वर्ब होती है और जो इफेक्ट होता है वो आपका नाउन होता है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। इसका मतलब होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना, ठीक है, और इसका मतलब होता है परिणाम, ये नाउन होता है। क्लियर। इफेक्ट जो है आपका वर्ब भी होता है, बट उस केस में उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। तब उसका मतलब होता है किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, जैसे गवर्नमेंट इफेक्टेड दिस पॉलिसी, इफेक्टेड तो इंप्लीमेंटेड दिस या दैट पॉलिसी। अफेक्ट प्रभाव डालना या प्रभावित करना, इफेक्ट जैसे इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स है ना, तो वो नेगेटिव जो परिणाम उसके देखने को, रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, इफेक्ट्स वो नाउन होता है। और अफेक्ट वर्ब भी होता है जब किसी स्ट्रैटेजी को या फिर किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद अबाउट 15,000 जो रेसिडेंट्स हैं डिपेंड हैं डायरेक्टली टूरिज्म के ऊपर अपना जीवन व्यापन करने के लिए, और 20 टाइम्स देयर नंबर बेनिफिट इनडायरेक्टली फ्रॉम इट। 15,000 तो जो रेजिडेंट्स है वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, और उससे 20 गुना ज्यादा जो लोग हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म से बेनिफिट लेते हैं। इफ टूरिस्ट मूव टू एन ऑल्टरनेटिव शांग्रीला, शायद जिस वैली की बात हो रही है वो शांग्रीला है, तो अगर टूरिस्ट वहां पे ना आके कहीं और चले जाते हैं वैसी सेम जगह पे, उनकी जो अर्निंग्स हैं वो डैश ड्रास्टिकली, तो उनकी अर्निंग्स ये हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी। अच्छा वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इतना तो आपको पता ही है, तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें ईडी लगा पड़ा है, इसमें एस या ईएस लगा पड़ा है, तो या तो डिमिनिश होगा या रिलिंक्विश होगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर वो कहीं और चले जाते हैं तो अर्निंग्स उनकी कम हो जाएगी। रिलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, गिव अप कर देना, गिव इन कर देना। डिमिनिश का मतलब होता है कम कर देना, ड्विंडल हो जाना, डिक्रीज हो जाना। तो आपका ये गलत हो गया, सेकंड वाला आपका आंसर हो गया। हालांकि प्लंज का मतलब भी कम होना होता है, डिक्लाइन का मतलब भी कम होना ही होता है, बट उनका ग्रामेटिकल वर्जन डिफरेंट था, वो ईडी और एस या ईएस वाली फॉर्म थी। हमें वुड मॉडल वर्ब होती है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, बोलो हाँ। उसके बाद बट नॉट ऑल द वैलीज प्रॉब्लम्स आर ह्यूमन मेड, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वैली की वो ह्यूमन मेड नहीं है, नेचुरल भी है, शायद वो ये बोलना चाह रहा है, क्योंकि जो वैली है वो बाउल शेप्ड में है, जो कि रिंग्ड बाय डैश माउंटेन्स, ऐसे माउंटेन से घिरी हुई है। रिंग बाय का मतलब ऐसे माउंटेन से रिंग बना हुआ है, घिरी हुई है। कैसे माउंटेन से घिरी हुई है, और आगे बोल रहा है काठमांडू जो है वो सफर करता है अनयूजुअली डैश एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन से। तो पहले बताओ कैसे माउंटेन से, सोरिंग, मल्टी स्टोरेड, टावरिंग या फिर स्टबी, बताएंगे क्या आएगा। देखो भाई सोरिंग का मतलब होता है कोई चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बढ़ते हुए माउंटेन से या फिर इंक्रीज होते हुए माउंटेन से थोड़ी घिरा हुआ है, माउंटेन्स को बढ़ते जा रहे हैं क्या। अब वो थ्योरी मत लगा देना कि सर इतना इतना इंच जो है हर साल जो, या फीट या मीटर जितना भी है माउंटेन बढ़ रहे हैं, वो जियोग्राफी के अकॉर्डिंग यहाँ मत चलने लग जाना। यहाँ बेसिक फैक्ट बताना है कि जो वैली है, जो बाउल शेप्ड है, वो ऐसे माउंटेन से घिरी हुई है। तो कैसे माउंटेन से, तो ये बोलना होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ से, ना कि ऊपर उठ रहे पहाड़ से, वो गलत सेंस हो जाएगा। तो सोरिंग का मतलब ऊपर इंक्रीज होना, बढ़ते रहना, फ्लाई हाई, ये मीनिंग होता है। तो माउंटेन्स के लिए ये टर्म गलत है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, महंगाई सोर कर रही है, आप या फिर कोई पक्षी जो है, बेसिकली आप तो नहीं, कोई पक्षी है वो सोर कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। या कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है तो वो सोर कर रही है। माउंटेन्स मल्टी स्टोरी नहीं हो सकते, उसमें कहां से अपार्टमेंट और फ्लैट दिखेंगे। स्टबी का मतलब होता है कोई चीज छोटी है और मोटी है, समझ गए, छोटी है और मोटी है, थिक है,
और आपका शॉर्ट है। तो माउंटेन्स तो ऊंचे होते हैं भाई, तो ये आपका गलत हो गया। टावरिंग माउंटेन्स टर्म यूज होता है, पहाड़ ऊंचे ही होते हैं एक तरीके से, तो टावरिंग मतलब ऊंचा, ठीक है। तो यहाँ पे टावरिंग माउंटेन्स आ जाएगा, ये आपके सामने मैंने लिख दिया, आप देख लीजिएगा। एक्सट्रीमली टॉल को बोलते हैं टावरिंग, टावर की तरह एक तरीके से खड़े हैं, ठीक है जी। उसके बाद काठमांडू जो है वो सफर कर रहा है अनयूजुअली डैश एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन से। वैसे एक टर्म है एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन, इसको समझेंगे। अगर आपको बेसिक ज्योग्राफी का फैक्ट पता है तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाता है, मतलब ठंडा होता चला जाता है। हमारा एटमॉस्फेयर में जो विंड होती है एक तरीके से कोल्ड, पहले कूल फिर कोल्ड होती चली जाती है ना, हाइट बढ़ती, क्योंकि जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो ठंड बढ़ती चली जाती है ना जितना जितना ऊपर हम लोग जाते हैं। अब इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। इसमें उल्टा होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब गर्मी बढ़ती है, क्योंकि आपको पता होगा टेम्परेचर घटना का मतलब ठंडी होना, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब गर्मी होना, है ना। तो इन्वर्जन है यहाँ पे, समझ गए पॉइंट। तो काठमांडू सफर करता है एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन से, तो शायद वो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो गर्मी भी बढ़ रही है, वो ये बोलना चाह रहा है। बाकी ज्योग्राफी में हो सकता है एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन और भी कई तरीके से समझाया गया हो, हम यहाँ पे बेसिक यही मीनिंग निकाल पा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, अंग्रेजी से रिलेटेड बस बातें समझ में आ गई तो आपका काम वहाँ पे हो गया और अपना आगे बढ़ो, ठीक है जी। तो काठमांडू सफर करता है ऐसे एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन से। कैसे भाई? तो अगर कोई जगह सफर कर रही है किसी चीज से तो वो नेगेटिव ही होगी, पॉजिटिव वर्ड तो चाहिए नहीं होगा। तो लीनियंट का मतलब होता है माइल्ड, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये तो आपका गलत हो गया। कंसिडरेट का मतलब होता है काइंड, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, काइंड या हेल्पफुल पर्सन को कंसिडरेट बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। दूसरी चीज, एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन एक कॉन्सेप्ट है जो कि उसको मॉडिफाई करने के लिए हमें यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब भी है। तो ड्रास्टिकली यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एडवर्ब ऑलरेडी। आप ये मत सोचना सर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एटमॉस्फेरिक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ एडवर्ब चाहिए होगा। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हो, बट नहीं। एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन एक टर्म है अपने आप में, तो इसको हम, वैसे तो ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला ये एडजेक्टिव ही है, बट ये एक पूरा शब्द है अपने आप में, एक वर्ड है एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन। ये एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम है, क्योंकि इन्वर्जन अपने आप में कुछ नहीं है, एटमॉस्फेरिक अपने आप में कुछ नहीं है। एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया आपको कि गर्मी बढ़ जाती है ऊपर जाके, वो है। तो इसको हम एक नाउन मानेंगे, पूरा एक शब्द है। उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब यहाँ पे है। तो ड्रास्टिकली तो एल वाई वाला आपका एडवर्ब होता है ना, ड्रास्टिक एडजेक्टिव होता है, उसमें एलवाई लगाते हैं, ड्रास्टिकली वो एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, सिवियर आएगा, और ये नेगेटिव वर्ड भी है, और सिवियर का मतलब होता है एक्सट्रीम, इंटेंस। तो इंटेंस एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन है, काठमांडू उससे सफर कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ गलत किया होगा आपने, बट हो सकता है कुछ बच्चों ने सही भी किया हो। जनरली इन वैलीज इन्वर्जन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेजर ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को मापने का कह लीजिए एक तरीका है। या फिर अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर कहीं पे पोल्यूशन बहुत जा रहा है तो उसके लिए इन्वर्जन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, वैलीज में खास तौर पे। क्योंकि जो विंड है कैन नॉट स्वीप एयर पॉल्यूटेंट्स अवे, क्योंकि जो हवा होती है वो एयर पॉल्यूटेंट्स को भगा नहीं पाती है, या जहाँ पे मतलब हवाएं क्योंकि चल नहीं रही होती, गर्मी होती है, तो एयर पॉल्यूटेंट्स वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, वहीं रहते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन वहाँ पे बढ़ जाता है। फिर काठमांडू वैली जो है वो बाउल शेप है क्योंकि, तो वो भी सफर करती है बैक रेडिएशन से। विच फोर्सेज द एयर टू रिमेन स्टेशनरी, जिसकी वजह से एयर वहीं पे रहती है, स्टेशनरी पता है ना, इनएक्टिव रहती है, वहीं पे रहती है। वो ओवर द वैली वो मंडराती रहती है, हवा कहीं और नहीं जा पाती है, वहीं रहती है, क्योंकि बाउल शेप है। अब बाउल शेप यूं है शायद, पता नहीं ऐसे है, ऐसे ही होगा बाउल शेप यूं होगा ना, शायद ऐसे बोला जा रहा होगा शायद, या यूं कौन सा बाउल शेप होगा, चलो जैसा भी होगा, बाउल शेप होने की वजह से एयर जो है वो कहीं और नहीं जा पाती है, वहीं मंडराती रहती है। तो उसने बोला कि उसकी वजह से होता क्या है फिर, विच फोर्सेज द एयर टू रिमेन स्टेशनरी, वहीं रहती है, वैली में ही मंडराती रहती है, एंड डज नॉट अलाउ पॉल्यूटेंट्स टू राइज हाई इनफ टू बी डैश, और जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स भी ज्यादा ऊपर तक उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि हवाएं चलती ही नहीं है, और पोल्यूटेंट्स उस जगह से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, वहीं फंसे रहते हैं, और जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पे। तभी बोला है कि मेजर भी है पोल्यूशन का क्या, इन्वर्जन। तो अब यहाँ आना क्या चाहिए, अच्छा इतना तो पता है बी की फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आएगा,
बी की फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये तो सेकंड फॉर्म है, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, तो ये तो आपका गलत हो गया। अब गेव अवे, ब्लोन अवे, टर्न्ड अवे, इन तीनों के मीनिंग सीखो। गिव अवे आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है गिव अवे करते हैं कि भाई आप ऐसा कर लो, हम आपको ये बुक्स दे देंगे, आईफोन दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, बंगला दे देंगे, जायदाद दे देंगे, वसीयत आपके नाम करवा देंगे, है ना, तो वो गिव अवे होता है। क्लियर। ब्लोन अवे बेसिकली ब्लो अवे का पास्ट वर्जन है। इसके दो मीनिंग होते हैं। ब्लो अवे का मतलब एक तो उड़ा देना किसी चीज को बम से, है ना। दूसरा, इफ समथिंग ब्लोज अवे और इज ब्लोन अवे द विंड मूव्स इट अवे फ्रॉम यू अंटिल यू कैन नॉट सी और टच इट, मतलब उड़ा के ले गई कोई चीज, हवा जैसे ब्लो अवे करके ले गई, आपके टोपी जो थी उसको उड़ा के ले गई, इतनी दूर ले गई कि आप देख ही नहीं सकते। जैसे हिज हैट ब्लू अवे ऑन द रोलर कोस्टर, उड़ गई। शी स्विच्ड ऑन द फैन टू ब्लो अवे द स्मोक, धुएं को उड़ाने के लिए उसने फैन को ऑन किया। टर्न अवे का मतलब रिफ्यूज कर देना कहीं पे एंट्री लेने से, कि कोई आ रहा था उसको मना कर दिया तो जा भाई हम तेरे को एंट्री नहीं देते हैं, या फिर आप लेट हो गए थे एग्जामिनेशन के टाइम पे, आप रोल नंबर नहीं लेके आए तो आपको भगा दिया। रिफ्यूज टू अलाउ समवन टू एंटर अ प्लेस। और ब्लू अवे तो ब्लोन अवे का ही सेकेंड फॉर्म था। क्वेश्चन पे आते हैं। उसने बोला, क्या बोला, हाँ ध्यान समझना, देखो काठमांडू जो वैली है वो बाउल शेप है और वो सफर करती है बैक रेडिएशन से, जिसकी वजह से एयर जो है वहीं पे फंसी रहती है, वैली के ऊपर मंडराती रहती है, जिसकी वजह से एयर जो है वो अलाउ नहीं कर पाती है पोल्यूटेंट्स को कि वो ऊंचे उठ जाएं और वहां से उड़ के कहीं और चले जाएं। तो उड़ के कहीं और चले जाने की बात हो रही है, ना कि कुछ गिफ्ट देने की बात हो रही है, ना कि किसी जगह पे एंट्री लेने की बात, एंट्री लेने ना की बात हो रही है। समझा मेरी बात। यहाँ पे टर्न अवे गलत है यहाँ पे। क्यों? टर्न अवे का मतलब किसी को एंट्री लेने से मना कर देना, ये एक नेगेटिव वर्ड है, जबकि उसने नोट यहाँ पे पहले लगाया हुआ है, डज नॉट अलाउ बोला हुआ है, डज नॉट अलाउ पोल्यूटेंट्स टू, वो पोल्यूटेंट्स को पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो पोल्यूशन फैलाते हैं पदार्थ, वो पोल्यूटेंट्स को अलाउ नहीं करती है वो एयर। क्या अलाउ नहीं करती है? कि वो ऊपर उठे और वहां से उड़ जाए, है ना। ऐसा नहीं बोलना कि ना उड़ जाए, उड़ जाए ये बोलना था। तो नेगेटिव वर्ड हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि टर्न अवे का मतलब है एंट्री ना लेने देना। तो यहाँ तो नोट पहले ही लिखा हुआ है, तो ये टर्म गलत है आपका, सिर्फ और सिर्फ ब्लोन अवे आएगा। और हमने मीनिंग भी देख लिया, और बी के बाद V3 भी है, तो आपको वो पॉइंट भी समझ में आ गया है। चलिए, कैसा था? मजा आया? एक और देखते हैं। 3 दिन ये सेशन चलने वाला है, आज, कल और परसों, ठीक है जी। तो तीनों सेशंस आप, एक तो ना बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, यूट्यूब चैनल पे आते हैं उनको वीडियो समझ में नहीं आती है। भाई यूट्यूब ने अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, काफी टाइम से चेंज कर दिया, और बहुत बच्चों को पता ही नहीं है। लाइव वीडियोस का अलग सेक्शन होता है और रिकॉर्डेड वीडियोस का अलग सेक्शन होता है। तो आप जाके देख लिया करो कि वीडियो कैसी आ रही है, लाइव आ रही है कि रिकॉर्डेड। अब जैसे ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आपको वीडियोज के फॉर्म में दिखेगा, ये लाइव का सेक्शन अलग है। तो लाइव पे क्लिक करेंगे तो लाइव की वीडियो। अब एक बच्चा कह रहा सर इतना टाइम हो गया आपकी वीडियो ही नहीं आ रही, अब उसको क्या पता मैं लाइव क्लास ले रहा था और वो देख ही नहीं रहा लाइव क्लास को। तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वीडियो आती है भाई, रिकॉर्डेड है या लाइव है, आप देख लीजिएगा। क्लियर? क्लोज टेस्ट नंबर 3, ठीक है जी। चले आगे। तो सबसे पहले आप पूरा का पूरा यहां से पढ़ेंगे, एक बेसिक आइडिया लेंगे, फिर 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए 1 बाय 1 आप लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं। आपको डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया है ना? ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्योंकि मैंने अक्सर आपको बोला है, बच्चों की ज़्यादातर डिमांड ऐसी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाओ, और वो महत्वपूर्ण नहीं है। कम से कम क्वेश्चन करो, बट उसको क्वालिटी के फॉर्म में करो। क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलो, पूरा पढ़ा तो आपको पता लगा गन्स के बारे में बात हो रही है, कुछ डिसीज से रिलेटेड फिर बात हुई, और फिर कुछ 19th सेंचुरी की बात हो रही है, फिर चाइना इंडिया की बात हो रही है ना। आओ चलो समझते हैं ऐसे। पूरा पढ़ा हमने, शुरुआत की यहां से। गन्स कुड बी बोट एंड कैप्चर्ड एंड डैश अगेंस्ट द इन्वेडर्स। गन्स को खरीदा जा सकता है ना, और कैप्चर किया जा सकता है, और ये किया जा सकता है अगेंस्ट द इन्वेडर्स। इन्वेडर्स कौन होते हैं? घुसपैठ होते हैं जो। तो इन्वेडर्स को रोकने के लिए आप गन्स का यूज कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अगर आपको एक चीज समझ में आ रही है कि बी के बाद बी बोट, बी कैप्चर्ड, और फिर यहां पे भी आपको V3 ही चाहिए होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इधर V3 और फिर V3 एंड क्या, फिर V3 होगा। तो कहां पे V3 नहीं है पहले तो मुझे ये बताइए। सेकंड ऑप्शन में नहीं है तो एग्जीक्यूट गलत हो गया।
फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है तो फर्स्ट गलत हो गया। अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट में क्यों नहीं है सर, है तो सही ईडी वाली फॉर्म, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, तीसरी फॉर्म और दूसरी फॉर्म स्ट्रक ही रहती है। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा भी लिखा मिलेगा स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्राइकन। तो तीसरी फॉर्म जो होती है स्ट्राइक की वो स्ट्रक भी होती है, स्ट्राइकन भी होती है, स्ट्राइक्ड नहीं होती है। जैसे कुछ बच्चे कैच की कैच, कैच्ड, कैच्ड बनाते हैं, जबकि कैच, कॉट, कॉट, सीक, सॉट, सॉट। तो जरूरी नहीं कि हर वर्ब के पीछे ईडी लगा दो तो वो पास्ट की बन जाएगी, इररेगुलर वर्ब्स होती हैं। तो ये गलत है यहाँ पे, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्राइकन या फिर स्ट्रक, तीसरी फॉर्म भी स्ट्रक और स्ट्राइकन दोनों होती है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया आपका। दूसरा ये भी गलत हो गया। तीसरा टर्न अगेंस्ट और लीन अगेंस्ट में क्या डिफरेंस है आप लोग जानते हैं? लीन अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज के सहारे लगकर खड़े हो जाना, और टर्न अगेंस्ट का मतलब किसी के विरुद्ध या किसी के खिलाफ कुछ यूज करना या फिर नफरत का भाव रखना। तो गन्स का यूज यहाँ पे हम इन्वेडर्स के टेक लगाने के लिए तो करेंगे नहीं भाई, किसी के खिलाफ ही यूज करेंगे, है ना, क्योंकि इन्वेडर्स घुसपैठिए हैं, जबरदस्ती घुस रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए बंदूक कट्टा हम लोग ला रहे हैं। तो गन्स कुड बी बोट, कैप्चर्ड एंड टर्न अगेंस्ट द इन्वेडर्स, भगा सकती हैं उन्हें, ठीक है, एक तरीके से। चले चलो जी अगले वाला देखते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस पे आ गया था मैं, हाँ आ गया था। उसके बाद बट नॉट डिसीजेस सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच द कॉन्कर्स वर मोस्टली डैश। अब देखो कह रहा है गन्स को तो हम खरीद सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं इन्वेडर्स को भगाने के लिए, है ना, उनके अगेंस्ट जाने के लिए गन्स का यूज कर सकते हैं, बट डिसीज जो है वो हम कॉन्कर्स को या इन्वेडर्स को नहीं भगा सकते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लो ये आपका देश है लेट से, और यहाँ पे घुसपैठिए आ रहे हैं, या तो आप उसको बंदूक से रोको, या फिर जो यहाँ बीमारियां फैली हुई हैं, जो घुसपैठी हैं उस बीमारियों से भी रुकते हैं, वो अंदर नहीं आते, क्योंकि वो अंदर आपके देश में घुसेंगे तो वो बीमारियां उनको लग जाएंगी, ऐसा भी होता है। तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गन्स को तो आप यूज कर सकते हैं इन्वेडर्स के अगेंस्ट, बस बीमारियों को यूज नहीं कर सकते। कौन सी बीमारी? जैसे कि स्मॉल पॉक्स है। क्यों? क्योंकि जो वो जो घुसपैठिए हैं, जो कॉन्करर्स हैं, कॉन्करर्स का मतलब जो शासन करना चाहते हैं आपके ऊपर, वो ऑलरेडी ही मोस्टली जो है वो ये हैं। क्या है? तो आप मुझे बताओ, डिसीज के अगेंस्ट आप क्या होते हो? आप इम्यून होते हो ना भाई, क्योंकि आप गन्स को तो यूज कर रहे हो उनके अगेंस्ट जाने के लिए, उनको रोकने के लिए, बट बीमारियों को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी ही इम्यून है, उनकी इम्यूनिटी है, तो डिसीज रोक ही नहीं पाएंगे आपकी कंट्री में उनको एंटर करने से। तो नॉट डिसीजेज सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच द कॉन्करर्स वर मोस्टली इम्यून। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड चाहिए ना, वो पता किसके लिए चाहिए? कॉन्करर्स के लिए चाहिए, कि कॉन्करर्स जो थे वो ये थे, क्या थे? अब आप ये थोड़ी बोल सकते हो डिसीज को लेके वो डाउटफुल थे। अच्छा, इनवल्नरेबल होता तो सही होता। वल्नरेबल का मतलब होता है कोई रिस्क में है, इनवल्नरेबल कोई रिस्क में नहीं है। तो अगर बीमारियां उनको रोक नहीं रही हैं घुसपैठ करने से, तो वो अब रिस्क में है बीमारियों से कि रिस्क वाली पोजीशन में नहीं है? आप बताओ, चलो ध्यान समझना। उसने बोला बट नॉट डिसीजेस, डिसीजेस जो है वो नहीं रोक सकती हैं, डिसीजेस जो है वो इन्वेडर्स को नहीं रोक सकती हैं या कॉन्करर्स को नहीं रोक सकते, क्योंकि कॉन्करर्स जो है वो इनवल्नरेबल हैं, रिस्क में ही नहीं है, तो इसलिए डिसीज रोक नहीं सकते। इनवल्नरेबल होता तो सही होता। हम या नहीं बोल सकते कॉन्करर जो है वो वल्नरेबल है, क्योंकि वल्नरेबल का मतलब वो रिस्क में है, रिस्क में है तो वो घुसपैठ कर ही नहीं पाएंगे, समझे कि नहीं? तो इनवल्नरेबल होता तो सही होता, बट यहाँ वल्नरेबल है, उल्टा लिखा हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। हालांकि ये भी एडजेक्टिव होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है। अच्छा, एक टर्म होता है रेसिस्टेंट, एक होता है रेसिस्टेंस, ANC वाला। रेसिस्टेंस नाउन होता है, रेसिस्टेंट एडजेक्टिव होता है। तो इम्यून का ही सिनोनिम होता है रेसिस्टेंट। इम्यून, रेसिस्टेंट और इनवल्नरेबल तीनों सेम है। अगर यहाँ रेसिस्टेंट होता ना तो भी सही होता, बट है नहीं ना, तो यहाँ नाउन फॉर्म लिखा हुआ है, हमें तो एडजेक्टिव चाहिए। कैसा पता लग रहा है? क्योंकि जो भी बताना है कॉन्करर्स के लिए बताना है वो आपका नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करेगा आपका एडजेक्टिव। तो पहला सही है, दूसरा डाउटफुल का सेंस नहीं है, तीसरा आपका नाउन है, और चौथा उल्टा लिखा हुआ है, इनवल्नरेबल होता तो सही होता। अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी और जो हंगर थे वो कॉमन थे यूरोप के अंदर। सिटीज जो थी वो क्राउडेड थी, और ऐसे डिसीज जो थे वो वाइड स्प्रेड थे। तो कैसे डिसीज वाइड स्प्रेड थे? तो डिसीज भाई घातक हो सकते हैं। इनोक्यूस का मतलब होता है हार्मलेस, तो डिसीज हार्मलेस नहीं होते हैं, डिसीज घातक ही होते हैं, तो ये गलत हो गया। लुक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, तो डिसीज प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। एलमेंट तो खुद एक नाउन है, एलमेंट डिसीज का ही दूसरा नाम है। एलमेंट, मैलेडी, डिसीज, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है,
तो सुपरफ्लूअस हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट डिसीज कोई वर्ड ही नहीं होता, या तो एलिमेंट बोलते हैं या डिसीज बोलते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। और वैसे भी नाउन को मॉडिफाई नाउन नहीं कर सकता, तो बचा क्या, नेगेटिव वर्ड चाहिए। यहाँ पे आएगा डेडली डिसीज जो थे वो वाइड स्प्रेड थे, प्रिवेल कर रहे थे। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो बड़े कॉमन थे, और रिलीजियस डैश जो थे उनको परसिक्यूट किया गया। परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को क्रूएलिटी से किसी को हरास करना, ठीक है। जैसे कि टू ट्रीट समवन अनफेयरली, अनफेयर तरीके से या क्रूअली किसी को लंबे समय तक ट्रीट करना, क्योंकि उसकी रेस अलग थी, रिलीजन अलग है, पॉलिटिकल बिलीफ अलग है, और किसी को बहुत ज़्यादा हरास करना बाय रिफ्यूजिंग टू लीव देम अलोन। जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उनको परसिक्यूट किया जाता है, हरास किया जाता है, और मासेकर किया जाता है, या मासेकर किया गया 10 ईयर रेजीम के दौरान। कोई होगा, किसी का शासन चल रहा होगा 10 साल का, उस टाइम पे इनको परसिक्यूट किया गया, मासेकर किया गया, ठीक है। और इसके अंदर 2-3 वर्ड्स हैं, आप उनको भी सीख लीजिए एक बार, डिसेंडेंट, सक्सेसर, प्रोजनीज और डिसेंटर्स। एक्चुअल में ये तीनों सेम ही है भाई। डिसेंडेंट्स का मतलब क्या होता है, वंशज आपके, अ पर्सन, प्लांट और एनिमल दैट इज डिसेंडेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंसेस्टर। एंसेस्टर होते हैं हमारे पूर्वज, और डिसेंडेंट्स आने वाली पीढ़ी, मतलब वंशज। सक्सेसर भी वही कौन होता है, अभी आप हो और आपके बाद जो आए, सक्सेसर, अ पर्सन और थिंग दैट सक्सीड्स अनदर, जो उसके बाद आए। प्रोजनी भी वही होता है, डिसेंडेंट को ही बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग को बोलते हैं, आने वाली भावी पीढ़ी जो होती है। डिसेंटर एक अच्छा वर्ड है। डिसेंटर हम तब यूज करते हैं कैसे इंसान के लिए जो कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बिल्कुल विपरीत जाए, या रिलीजियस आइडियोलॉजी के बिल्कुल विपरीत जाए और विद्रोह करे, बगावत करे। जैसे कि महात्मा गांधी को, भगत सिंह को, इन सबको लोग क्या बोलते थे, डिसेंटर बोलते थे, या जो अंग्रेज हैं वो डिसेंटर बोलते थे, क्योंकि ये बिल्कुल विपरीत बातें करते थे। समवन हु डिसएग्रीज विद कॉमनली हेल्ड ओपिनियन और बिलीफ, डिसेंटर। क्वेश्चन पे वापस आऊं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो कॉमन थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो फिर रिलीजियस डैश को परसिक्यूट किया गया, तो किन को सताया गया होगा, किन को अनफेयर तरीके से ट्रीट किया होगा, जो रिलीजन के अगेंस्ट बोलते होंगे, है ना। जैसा जो रिलीजन चल रहा है उसको एक्सेप्ट ना करके उसके बिल्कुल विपरीत बोलते होंगे। तो यहाँ वंशज 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 का कोई सेंस नहीं है, सिर्फ डिसेंटर चाहिए, जो कि विपरीत बोलने वाले हैं, उन्हीं को सताया जाता है, उन्हीं को एंटी नेशनल कह दिया जाता है, ठीक है भाई। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड, इसलिए लोग भाग गए, कहाँ, यूरोप और अमेरिका भाग गए भाई। और बाय द 18th सेंचुरी प्लांटेशंस, जो वहां पे खेती हो रही थी, किसके द्वारा, स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका, जो अफ्रीका में कैप्चर किए गए स्लेव्स थे उनके द्वारा वहां पे क्या उगाया जा रहा था, कॉटन और शुगर, किसके लिए, यूरोपियन मार्केट्स के लिए। अंटिल वेल इनटू द 18th सेंचुरी हुआ क्या, चाइना और जो इंडिया थे वो वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज थे। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड। प्री एमिनेंट का मतलब उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया था, सरपासिंग ऑल, सबसे आगे निकल गए थे वो। हाउएवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट्स, ऐसा कहा जाता है ना। 15वीं शताब्दी से कह रहा है वो, कहा जाता है कि चाइना ने रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे ओवरसीज कॉन्टैक्ट्स, मतलब लोगों से बात करना ही बंद कर दिया था, ओवरसीज, जो कि उनके देश के बाहर के लोग हैं या बाहर के जो देश हैं, चाइना के अलावा जो भी देश हैं उनसे कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए थे, और वो आइसोलेशन में ये हो गए थे। क्या हो गए थे भाई आइसोलेशन में, तो ग्रीट का मतलब होता है किसी चीज को वेलकम करना, यहाँ कोई वेलकम थोड़ी कर रहे हैं, उन्होंने तो कॉन्टैक्ट बंद कर दिए थे। मेलट्रीट का मतलब होता है वही नेगेटिवली किसी चीज को ट्रीट करना, ठीक है। और परसिक्यूट और मेलट्रीटेड दोनों सेम है। मेलट्रीट का मतलब ट्रीट अ पर्सन और एनिमल क्रूअली विद वायलेंस, तो परसिक्यूट और मेलट्रीट दोनों सेम है, ठीक है भाई। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं ओवरसीज कॉन्टेक्स्ट को खत्म कर दिया है, तो यहाँ पे किसी को बुरा ट्रीट करने की बात थोड़ी हो रही है। रिट्रीट आएगा, रिट्रीट का मतलब होता है किसी जगह पे चले जाना कुछ अवॉइड करने के लिए, जैसे किसी नेगेटिव सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप कहीं और चले गए तो आप रिट्रीट कर गए। तो रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन आ सकता है क्योंकि उन्होंने कॉन्टेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और वो अकेले में ही कहीं अपना चले गए, रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। रिट्रीट के साथ टू भी आता है और इनटू भी आता है, अकेले में अपने अपने में अपने ट्रेड वगैरह अपना सब कुछ करने लगे। टू गो टू अ क्वाइट और सेफ प्लेस इन ऑर्डर टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया ये वाला क्लोज टेस्ट भी। तो कैसा रहा भाई, बढ़िया, मजा आया। 3 क्लोज टेस्ट करवाए, कल भी करेंगे, परसों भी हम लोग करेंगे। ये जो लेवल आज मैंने करवाया इसी लेवल के क्लोज टेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने पैराजंबल्स भी करवाए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। और अगर कोई नया बच्चा है तो मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
जैसे कि ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, आपको पता ही है। अब रिकॉर्डेड लेक्चर में अब लाइव कनेक्शन तो हो नहीं पाता है ना। कोशिश करता हूँ मैं कभी कभी लाइव क्लास भी लूँ और कभी कभी रिकॉर्डेड भी लूँ, बट लाइव क्लासेस में मैंने तो ज़्यादातर देखा है पढ़ाई तो बच्चे करते नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे तो बाद में ही देखते हैं। लाइव में भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बार बार स्पैम करते रहते हैं। तो स्पैम बार बार मैं देखता हूँ ना यार कमेंट्स, तो मेरे को इरिटेशन होने लग जाती है, ठीक है। तो वो फिर फीलिंग नहीं आती है पढ़ाने की, कि मुझे लगता है कि मैं किन को पढ़ा रहा हूँ यार, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं आके बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और जो पढ़ना चाह रहे हैं वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो वो एक कनेक्शन, समझ रहे हो, बिल्ड नहीं हो पा रहा है। कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ लाइव भी लेने की, आगे भी चल के एक बार ट्राई करूंगा, बट अभी मैंने रिकॉर्डेड ही डाल दिया लेक्चर, क्योंकि रिकॉर्डेड में सेफ है, आप सेफ एक लेवल पे खड़े हैं, ठीक है, बच्चे अपने आप देख लेंगे। बट अब थोड़ा बहुत तो देखो चाहिए मुझे भी कनेक्शन आपसे, तो आप कमेंट सेक्शन में जुड़े रहिए मुझसे। आप अपना जो एक्सपीरियंस है, जो क्लासेस के थ्रू आप जो सीख रहे हैं, जो आपकी लर्निंग आपकी जो इम्प्रूव हो रही है, आप उसके बारे में बताइए। हम वहाँ जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। मैं कमेंट्स में आपका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर आप मेरे से जुड़े नहीं रहेंगे, कमेंट के थ्रू मुझसे कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन कौन बच्चे जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, सिंसियरली पढ़ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने क्या बोला, लाइव क्लास लेने का मेरे इसलिए मन नहीं किया क्योंकि मुझे फील ही नहीं आ रही थी कि सिंसियर बच्चे हैं कि नहीं है। एक टीचर के लिए सिंसियर बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। टीचर को ये एहसास होता रहना चाहिए कि बच्चे पढ़ने वाले हैं, तभी टीचर अच्छा कंटेंट दे पाएगा, और उस लेवल का दे पाएगा जिस लेवल पे बच्चे लेने वाले हैं या सिलेक्शन लेने वाले हैं। अब मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, तो मेरे कंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन के थ्रू होंगी, तो आप वहाँ पे अपने जो ओपिनियंस हैं, जो व्यूज़ हैं, अपना बताइए कैसा रहा सब कुछ, और आगे भी क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, ठीक है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे होते हैं, सबके नहीं किए जाते, बट मैं कोशिश करूंगा, ठीक है जी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। कल की क्लास के अंदर हम लोग मुलाकात करते हैं। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।